हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो हमारी बैडमिंटन की। ठीक है, बैडमिंटन के सारे कोड के बारे में इसमें बताया गया है। जो भी क्वेश्चन बैडमिंटन से पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। ठीक है, ये थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी से संबंधित वीडियो है ये। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले इसका जो कोड है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके जो सबसे पहला यही क्वेश्चन बन जाता है कि बैडमिंटन के ग्राउंड को क्या कहते हैं। तो बैडमिंटन के ग्राउंड को कहते हैं कोर्ट। क्या कहते हैं? कोड कहा जाता है इसे। अब ये देख लीजिए, इसमें सिंगल कोड भी होता है, डबल, यानी सिंगल भी खेलता है खिलाड़ी और डबल भी खेलते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार की होती हैं, सिंगल लीग होती है और डबल लीग भी होती है। ठीक है, अब देखिए कैसा होगा। अब डबल के लिए कौन सा कोड होगा, सिंगल के लिए सबसे पहली बात तो इसकी देख लीजिए लंबाई। तो कोड की अगर लंबाई पूछ ली जाएगी तो ये देखिए 44 फीट होती है पूरी, यहाँ से यहाँ तक अगर पूछी जाएगी कितनी होगी, ये होगी आपकी 44 फीट। अगर चौड़ाई पूछ ली जाए तो ये होगी आपकी 20 फीट। ये आपकी किसकी है? डबल के लिए है, ये डबल के लिए लंबाई चौड़ाई। ठीक है, अगर यहीं पर अगर सिंगल के लिए पूछ ली जाए तो लंबाई वही रहेगी 44, लेकिन क्या हो जाएगी 17 फीट हो जाएगी। किसके लिए? यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी बीच की, वो कितनी हो जाएगी 17। सिंगल के लिए चौड़ाई जो है वो 17 सेंटी जो है 17 फुट हो जाएगी। कितनी? 17 फुट हो जाएगी। ठीक है, 44 फीट गुणा 17 फीट सिंगल के लिए। ठीक है, यानी अगर सिंगल चल रहा है तो क्या है 17 गुणे 44। ठीक है, और अगर डबल हो रहा है तो डबल के लिए डबल खिलाड़ी अगर है कोर्ट में तो कितना होगा आपका 20 गुणे 44 होगा। ठीक है, ऐसा ग्राउंड होता है इसका। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कुछ और चीज़ें, जैसे देखिए बीच की जो रेखा होगी उसके लिए क्या कहेंगे, इसको नेट लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? ये जो रेखा होती है इसको नेट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि नेट की ऊंचाई कितनी होती है, ये भी पूछ लिया जाता है नेट की ऊंचाई कितनी होगी। तो नेट की जो जाली की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होती है, भूमि से कितनी होती है? 5 फुट। यानी जाल की भूमि से जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, केंद्र में बात हो रही है, केंद्र मतलब बीच में। यहाँ से जो जाली की जो ऊंचाई होगी, यहाँ पर जो जाली होती है बंधी हुई उसकी बात हो रही है। यहाँ जो जाली होती है उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 5 फीट होती है। कितनी होती है? 5 फुट होती है। ठीक है, अगर जाली की चौड़ाई पूछ ली जाए, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 5 फीट। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ये पोल गड़े होते हैं। ठीक है, अगर पोल की भी ऊंचाई पोल या बल्लियों की अगर ऊंचाई पूछ ली जाए तो इसकी होती है 5.1 फीट। ठीक है, 5 फुट 1 इंच समझ लीजिए, 5 फुट 1 इंच बल्लियों की ऊंचाई होगी। अभी अगर नेट की मतलब चौड़ाई पूछ ली जाए तो जाली की चौड़ाई कितनी होगी? 2 फीट 6 इंच होती है जाल की चौड़ाई। अगर इस जाल की चौड़ाई पूछ ली जाए, इस जाल की चौड़ाई होगी कितनी? 2 फीट कितनी होगी? 6 इंच। कितनी होगी? 2 फीट 6 इंच इसकी जाल की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, ये तो आपकी आ गई किसकी, जो बीच की जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं हम? नेट लाइन कहते हैं इसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा देखिए अब सर्विस, तो सर्विस में सिंगल सर्विस और डबल सर्विस होती है। सिंगल सर्विस होगी तो भाई सिंगल सर्विस के लिए इतना एरिया होगा, ये देख लीजिए, क्योंकि 17 यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से यहाँ तक सिंगल के लिए जो ग्राउंड है 17 का ये वाला, तो इतनी ही तो सर्विस होगी। तो सिंगल वाला सर्विस देगा तो सिंगल सर्विस कोड ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या है? सिंगल सर्विस कोड हो गया ये। अगर डबल सर्विस कोड की बात आ जाएगी तो डबल का मतलब जो पूरा यानी 20 वाला, ये इतना डबल अगर सर्विस कोड पूछा जाएगा तो डबल सर्विस कोड ये हो गया आपका। ठीक है, ये डबल सर्विस कोड हो गया। ठीक है, अब लाइन के बाद नेट लाइन के बाद दूसरी लाइन पूछ ली जाए कौन सी लाइन होगी, तो क्या है? ये शॉर्ट सर्विस लाइन होती है। कौन सी होती है? शॉर्ट सर्विस लाइन। ये वाली जो लाइन होगी वो कौन सी होगी? शॉर्ट सर्विस लाइन होगी। ठीक है, अब अगर क्या लॉन्ग सर्विस लाइन पूछ ली जाए तो लॉन्ग सर्विस लाइन ये होती है। लॉन्ग सर्विस लाइन कौन सी है? ये वाली। ये कौन सी आपकी लॉन्ग सर्विस लाइन है? ठीक है, ये देखिए ये शॉर्ट सर्विस लाइन हो गई और ये वाली आपकी लॉन्ग सर्विस लाइन हो गई। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब बैक, ये वाली बैक हो गई। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ आता है क्या? अब देखिए इसमें जो फॉल होते हैं वो फॉल देखो कैसे होते हैं। अगर फॉल इसमें कहाँ कहाँ हो जाते हैं, तो फॉल इसमें ये हो जाते हैं कि अगर यहाँ से सर्विस दी और यहाँ से सर्विस अगर जब भी देगा, अगर दो खिलाड़ी हुए, डबल अगर हो रही है प्रतियोगिता, तो अगर सर्विस यहाँ से देगा तो वो सर्विस यहाँ आनी चाहिए। अगर उसने सर्विस सीधी सीधी दे दी तो फॉल हो जाएगा, इसने इधर से सर्विस दे दी तो फॉल माना जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉल कहाँ पर होता है? इसमें दूसरा फॉल होगा आपका क्या है, अगर यहाँ पर जाली बंधी हुई है और उस जाली पर लग करके क्या है, बैडमिंटन जो है वो चिड़ी जो है वो पार नहीं जाती है। ठीक है, जो कॉक है वो अगर पार आपकी नहीं जा रही है तो क्या है, यहीं गिर गई। मान लो इधर से किसी ने मारी खिलाड़ी ने और यहीं पर गिर गई तो क्या है, वो फॉल माना जाएगा।
ठीक है। या फिर खिलाड़ी विरोधी है, यानी सर्विस अगर ये डबल हो रहा है, मान लो इसने क्या है सर्विस दी इधर, और इधर के अलावा दूसरा खिलाड़ी अगर उसको मार देता है तब भी वो फॉल माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ से सर्विस दी, सर्विस कहाँ गिर गई, यहाँ बाहर गिर गई जाकर, इधर बाहर गिर गई जाके, इधर बाहर गिर गई, तब भी क्या है वो फॉल माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार के इसमें फॉल भी होते हैं, ठीक है। अगले देखिए, इसका इतिहास से संबंधित कुछ बातें करते हैं अगले, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है इसमें, आगे देखिए और भी कुछ इसमें चीज़ें होती हैं। और क्या होती है, अगर यह नेट लाइन से क्या मतलब शॉर्ट लाइन की दूरी पूछ ली जाए तो कितनी होगी, 6 फुट 6 इंच होती है। कितनी होती है, 6 फुट 6 इंच होगी इसकी, ठीक है। कितनी होती है, 6 फुट 6 इंच होती है इसकी दूरी, ठीक है। ये दे रखी है 6 फुट 6 इंच होती है, यानी नेट लाइन से शॉर्ट लाइन की दूरी कितनी हुई, 6 फुट 6 इंच होगी। और क्या है, सर्विस मतलब शॉर्ट सर्विस से और लॉन्ग सर्विस के मध्य की अगर दूरी पूछ ली जाए तो कितनी होगी, 13 फीट। कितनी होती है, 13 फीट। ये कितनी होगी, ये 13 फीट होगी, ठीक है। ये दूरी ये पूछ ली जाती है। इस लाइन को भी पूछ ली जाता है, इस लाइन को, ये लाइन, ये मिड लाइन मानी जाती है इसमें मिड लाइन होती है। ये कौन सी है, ये मिड लाइन है, ठीक है। इसमें मिड लाइन में बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसको समझ लेते हैं, ये मिड लाइन नहीं है, ये वाली मिड लाइन मानी जाती है, जैसे ये वाली, ये इसकी मिड लाइन है, ठीक है। अगर मिड लाइन की पूछ ली जाएगी पूरी तो क्या है, पूरी इसकी लंबाई बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। कहाँ से, ये 2.6 इंच जो है, जो 2 फीट है, और 6 इंच इसमें और जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। पूरी मिड लाइन की दूरी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। 13 हो तो 15, 15.5 यानी 15.5। अगर मिड लाइन पूछ ली जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 15.6 यानी 15.5 फीट हो जाएगी, ठीक है। मिड लाइन की अगर दूरी पूछ ली जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ग्राउंड से संबंधित जो भी थी वो बता दी, ठीक है। अब अगले देखिए इसका जो इतिहास। अब देखिए बैडमिंटन का क्या है इसमें, देखिए बैडमिंटन का क्या है, बैडमिंटन का प्राचीन काल में मिलता जुलता जो रूप है वो कहाँ मिलता है, यूनान और मिस्र में मिलता है। कहाँ है, यूनान और मिस्र प्राचीन में मिलता जुलता जो रूप जो मिलता है बैडमिंटन, वो कहाँ मिलता है आपका, वो यूनान और मिस्र में मिलता है। और उसे बैटल डोर कहते थे। क्या कहते थे उसको, बैटल डोर कहते थे। किस नाम से जाना जाता था, बैटल डोर के नाम से ये जाना जाता था। अब बैडमिंटन के खिलाड़ी को क्या कहते हैं, शटर्स कहते हैं। बैडमिंटन का अगर खिलाड़ी जो होगा उसको क्या कहते हैं, शटर्स कहते हैं, ठीक है। अगले देखिए, आधुनिक काल में इसका जन्मदाता इंग्लैंड देश है। अगर आधुनिक काल में क्वेश्चन आ जाए, आधुनिक काल में इसका जन्मदाता कौन है, मतलब बैडमिंटन बात हो रही तो बैडमिंटन का जो जन्मदाता आधुनिक काल में वो कौन है, इंग्लैंड, ठीक है। जो कि 18वीं सदी में सामने आया था। क्या है, 18वीं सदी में जो कि सामने आया था आपका बैडमिंटन खेल। अब भारत में ये खेल अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया। अगर ये पूछ ली जाए कि भारत में क्या लाया, किसके द्वारा बैडमिंटन लाया गया था, तो अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था भारत में ये खेल, ठीक है। उसके अलावा अगला देखिए, सन 1850 ईस्वी में यह खेल पूना में प्रचलित हुआ। 1850 में कहाँ हुआ था, ये पूना में प्रचलित हुआ, जिसके कारण इसे पूना खेल या क्या है, यूनियाई खेल, पुनियाई खेल, पूना खेल या पुनियाई खेल के नाम से भी ये जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले 1850 में खेला गया था ये पूना में, इसलिए ये पूना खेल या पुनियाई खेल भी कहा जाता था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1860 में बैडमिंटन के नियम बने। अब क्या बने थे, 1860 में तो बैडमिंटन के नियम बने। फिर सन 1873 ईस्वी में खेल का नाम बैडमिंटन रखा गया, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया, बैडमिंटन रख दिया। 1887 ईस्वी में बैडमिंटन के कुछ नियम बने। अब 1887 में क्या है, कुछ नियम बने थे, 1887 में कुछ नियम बने। उसके बाद सन 1895 ईस्वी में तथा 1905 में इन नियमों को संशोधन किया गया। संशोधन तो किया गया, लेकिन जब भी पूछा जाएगा कि नियम कब बने थे तो 1887 नियम ही आएगा, ठीक है। 1887 में इसके नियम बने थे। अगला देखिए, अगला है 1893 ईस्वी में इंग्लैंड बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हुई। क्या हुआ, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इंग्लैंड बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1893 ईस्वी में। और कहाँ की गई है इसकी स्थापना, इंग्लैंड में। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि इंग्लैंड बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, या बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है सन 1899 ईस्वी में विश्व की पहली बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई। अब क्या है, 1899 में विश्व की पहली बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई, जिसका नाम क्या था, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। क्या था, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप कब खेली गई थी, यही क्वेश्चन बन जाए, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप कब खेली गई, तो 1899 में खेली गई, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है,
सन 1904 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब हुई थी? 1904 में हुई, आयोजन किया गया था। इसमें इंग्लैंड और आयरलैंड इन दोनों के मध्य ये प्रतियोगिता हुई थी। इसमें क्या है, आयरलैंड ने जीत हासिल की थी। क्या? तो बैडमिंटन की प्रतियोगिता जो अंतर्राष्ट्रीय पहली हुई थी वो आपकी इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच हुई। इसमें आयरलैंड जो था जीता था और इंग्लैंड जो था हार गया था। अगला देखिए, अगला है सन 1904 ईस्वी में 1934 में सन 1934 में IBF इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना की गई। अब 1934 में IBF इंटरनेशनल बैडमिंटन, IBF का फुल फॉर्म है ये भी आ जाएगा पूछने के लिए, IBF का फुल फॉर्म क्या है। तो IBF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है, की स्थापना क्या है? 1934 में की गई थी। और सन 2006 में इसे IBF का नाम दे दिया गया। क्या दिया गया? IBF का नाम क्या है? WBF कर दिया। क्या कर दिया? WBF। IBF का नाम कब, ये भी क्वेश्चन बन जाए कि IBF का नाम बदलकर WBF कब बना था? तो वो बना था आपका 2006 में, ठीक है। इसका क्या है? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है, इसका दूसरा नाम बन गया। अगला देखिए, अगला क्या है? BWF का मुख्यालय कहाँ था? कोलंबपुर। अब BWF का अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय है कोलंबपुर, मलेशिया में, ठीक है, कोलंबपुर मलेशिया में इसका जो है मुख्यालय है बना हुआ। अब गठन की बात आ जाए तो गठन के समय 9 देश, वर्तमान में कुल कितने? 176 देश सदस्य के रूप में है। बैडमिंटन के अगर जिस समय गठन हुआ था उस समय मात्र 9 देश इसमें शामिल थे, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो बैडमिंटन खेल में कितने? 176 देश इसके सदस्य बने हुए हैं, ठीक है, 176 देश। अगला देखिए, अगला है बैडमिंटन मलेशिया या इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अब देखिए, राष्ट्रीय खेल से ही क्वेश्चन आ जाता है कि बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया इन दोनों का राष्ट्रीय खेल है कौन सा? बैडमिंटन, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विश्व में बैडमिंटन को नियंत्रित करने वाली संस्था क्या है? विश्व में बैडमिंटन को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तो IBF इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना इंग्लैंड के कैंट में की गई और 2006 में इस पर क्या है? BWF रख दिया गया, ठीक है। अगला देखिए, भारत में नियमित करने वाली संस्था BFI बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय बैडमिंटन संघ, ठीक है। यानी अगर भारत में जो बैडमिंटन कराती है उस संस्था की बात आ जाए तो क्या है? BFI यानी बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय बैडमिंटन संघ उसे कहा जाता है जो बैडमिंटन की प्रतियोगिता कराता है। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 34-35 में हुई है। कब हुई है? भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना जो है कब हुई है? ये आ जाए तो आपकी 34-35 में हुई है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? अगर ये आ जाए तो हेमंत विश्वकर्मा है। कौन है? हेमंत विश्वकर्मा इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है IBF WBF द्वारा BFI को मान्यता कब दी गई? BFI को मान्यता कब दी गई थी? तो ये 1936 में इसको मान्यता मिल गई थी, ठीक है। भारतीय फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो मान्यता मिली है 1936 में मिली है, ठीक है। अब बैडमिंटन को एशियाई खेलों में शामिल कब किया गया है? तो बैडमिंटन एशियाई खेलों को जो शामिल किया गया है 1962 में जकार्ता में। कहाँ पर? 1962 जकार्ता में। क्वेश्चन बनते हैं ये, याद रख लेना इसको, ये चाहे तो नोट भी बना सकते हैं, इसके नोट्स बना के रख लें या वीडियो को 1-2 बार देख लें तो भी याद हो जाएगा, ठीक है। कितने? 1962 ईस्वी में बैडमिंटन एशियाई खेलों में इसे शामिल किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों में इसे कब शामिल किया गया ये भी हो जाए तो 1966 में क्या है? जमाइका में। 1966 जमाइका में जो राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे उसमें क्या है? बैडमिंटन को शामिल किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ओलंपिक में इसे बैडमिंटन को कब? 1992 में। ओलंपिक में अगर शामिल किया जाए तो बार्सिलोना में क्या 1992 में जो हुए थे उसमें बैडमिंटन को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन में पहला अर्जुन पुरस्कार पुरुष के लिए नंदू नाटेकर को। अब ये देखिए, यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है, बैडमिंटन के लिए पहला अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नंदू नाटेकर को मिला। और कब दिया गया था? यही डेट आ जाए, नंदू नाटेकर का नाम लिख के आ जाए और ये पूछ लिया जाए कि कब इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो इनको कब मिला था? 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार मिला, ठीक है। अगला देखिए, बैडमिंटन में
पहला अर्जुन पुरस्कार किसे मिला, ये देखिए सारी इंपॉर्टेंट लाइनें चल रही हैं। बैडमिंटन में पहला अर्जुन पुरस्कार महिला को किसे मिला था, तो वो मीना साहब को मिला। किसको मिला, मीना साहब को। और ये भी आपका 1961 में ही मिला था, क्योंकि 1961 में क्या है, अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट किए गए और इसी में इसको मिला था। और मीना साहब को, यानी मिला दोनों को साथ साथ है, लेकिन पुरुष में अगर नाम आ जाए तो नंदू नाटेकर, महिला का नाम आ जाए तो मीना शाह। ठीक है, अगला देखिए 2020 ईस्वी में बैडमिंटन का अर्जुन पुरस्कार, अब 2020 की बात आई, यानी वर्तमान की बात आ गई। 2020 में बैडमिंटन का अर्जुन पुरस्कार कब किसको मिला था, तो चिराग शेट्टी को मिला है ये। और यह क्या है, सात्विक साईराज रंगी रेड्डी को। ठीक है, रंकी रेड्डी को ये मिला है। ठीक है, अगला देखिए, अगर प्रथम द्रोणाचार्य पूछ लिया जाए बैडमिंटन का किसे मिला है, तो SM आसिफ को 2000 ईस्वी में मिला है। ये भी देखिए इम्पोर्टेंट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला है, SM आसिफ को मिला है। कब मिला है, 2000 में। अगर इनकी राशि पूछ ली जाए अर्जुन की कितनी होती है या द्रोणाचार्य की, तो द्रोणाचार्य की आपकी कितनी है, इसकी 15 लाख रुपए है। ठीक है, कितनी है, 15 लाख, इकाई दाई सैकड़ा, 15 लाख इसकी भी है। और अगर अर्जुन की पूछ ली जाए, इसकी भी क्या है, 15 लाख रुपए है। ठीक है, 15 लाख इसकी, 15 लाख इसकी है, दोनों की पुरस्कार राशि। अगला देखिए, अगला है प्रथम खेल रत्न पुरस्कार पुबेला गोपीचंद को 2001 में मिला था। अब देखिए, प्रथम खेल रत्न पुरस्कार की बात आ जाए तो किसको, पुबेला गोपीचंद को मिला है। कब मिला है, 2001 में मिला है। ठीक है, अब अगर इसकी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यानी खेल रत्न पुरस्कार क्या है, वो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल का सबसे उच्च पुरस्कार है। और वर्तमान में इसकी जो राशि है वो 25 लाख रुपए है। कितनी है, 25 लाख रुपए है वर्तमान में इसकी, लाख रुपए राशि है इसकी वर्तमान में। ठीक है, पुबेला गोपीचंद को और भी पुरस्कार मिले इसमें, ये भी हो सकता है पूछ ले। पुबेला गोपीचंद को और क्या मिला, 1999 ईस्वी में क्या मिला, अर्जुन पुरस्कार इनको मिला था 1999 में। पद्मश्री 2005 में मिला था इन्हें, द्रोणाचार्य 2009 में मिला है, और पद्म भूषण जो है 2014 में मिला है इसे, पुबेला गोपीचंद के लिए। ठीक है, अगला देखिए, साइना नेहवाल की बात करें तो साइना नेहवाल को क्या है, अर्जुन पुरस्कार 2009 में मिला। साइना नेहवाल को अगर अर्जुन पुरस्कार की बात आ जाए कितने मिला है, क्योंकि ये बेखाद खिलाड़ी हैं, क्वेश्चन बनेगा तो शायद इन्हीं से बने। ठीक है, तो कितना है, साइना नेहवाल को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, 2009 को मिला है। अब साइना नेहवाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला है, तो वो 2010 में मिला है। कितना, 2010 में। और पद्म भूषण कब मिला है इन्हें, 2016 में मिला है। साइना नेहवाल की बात हो रही है। साइना नेहवाल को खेल रत्न मिला 2010 में, अर्जुन मिला है 2009 में, पद्म भूषण अगर पूछ लिया जाए तो वो मिला है आपका कितना, 2016 में। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में खेल रत्न पुरस्कार, सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है, तो इस समय वर्तमान में जो है वो है आपका कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या है, ध्यानचंद, कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उसको रख दिया नाम। ठीक है, इसका नाम बदल गया है अब। अगला देखिए, अब देखिए बैडमिंटन में फॉल की बात आ रही है। बैडमिंटन में फॉल कहाँ कहाँ होते हैं, तो बैडमिंटन में क्या है, फॉल कहाँ पर होंगे, देखिए क्या है, बैडमिंटन में फॉल कहाँ पर होंगे, बैडमिंटन में जो फॉल होंगे वो सर्विस, क्या है, सर्विस सही नहीं देने पर। अगर आप सर्विस विरोधी को सही नहीं दे रहे हो तो आपको फॉल माना जाएगा। सर्विस के जवाब में रिसीवर के साथी खिलाड़ी को के द्वारा जवाब दे दिया जाता है। मान लो डबल चल रही है, वो इधर वाले को अगर मान लीजिए यहाँ पर है, ये देखिए ये आपका कोड है, मान लीजिए ये आपका कोड हो गया। ठीक, ये आपका कोड है बना हुआ इस तरह से। ठीक, ये कोड होता है। अगर इधर वाला अगर सर्विस देगा वो हमेशा इधर देगा। ठीक है, इधर वाला जो देगा वो हमेशा इधर मारेगा। पता चला ये मार रहा है इधर और ये वाला इसको जवाब दे रहा है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर फॉल माना जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए चिड़िया यहाँ पर गिर जाएगी तब भी फॉल माना जाएगा, नेट पर अगर गिर जाती है चिड़िया, इधर वाला अगर मार रहा है और यहाँ पर गिर गई, यहाँ पर गिर गई बाहर जाके, तब भी फॉल माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार के इसके फॉल होते हैं। अरे देखिए क्या है, सर्विस करते समय सर्वर का पैर सर्विस लाइन पर पड़ जाता है, तब भी क्या है, फॉल माना जाता है। सर्विस या रिले के दौरान शटल कॉक का नेट पर न
पार कर पाना, यानी शटलकॉक अगर नेट से पार नहीं जा रही है तब भी आपका फॉल माना जाएगा। अब खेल के दौरान खिलाड़ी का हाथ अगर नेट से छू जाता है, खेल के दौरान क्या है इसमें अगर नेट से अगर आपका हाथ छू जाएगा तब भी वो फॉल्ट माना जाएगा, यानी फॉल माना जाएगा। अब क्या है, सर्विस के बाद शटलकॉक कोर्ट के बाहर जाकर गिरे, कोर्ट के अगर बाहर चली गई तब भी आपका फॉल माना जाएगा। 2 बार अगर आपने हिट कर दिया कॉक के लिए तब भी आप क्या है उसको फॉल माना जाएगा। एक ही टीम के दोनों खिलाड़ी शटलकॉक को एक के बाद एक, ठीक है, सर्विस दे सकते हैं तब भी। अब देखिए अगला, देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं कौन सी होती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात आ जाए, रहमतुल्लाह कप है, ये आपका राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता है। अब क्या है, सुदरीमा कप है, ये आपका मिक्स डबल के लिए है। चड्डा कप है, ये वो राष्ट्रीय महिला के लिए है, ठीक है। अगला देखिए थॉमस कप है, ये अंतर्राष्ट्रीय पुरुष के लिए है, थॉमस कप है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष के लिए। उबेर कप आ जाए तो विश्व महिला प्रतियोगिता के लिए है। अगर नारंग कप की बात आ जाए तो राष्ट्रीय जूनियर टीम के लिए प्रतियोगिता है नारंग कप। सफ़ी कुरैशी कप आएगा तो राष्ट्रीय जूनियर आ गया आपके लिए। अगला देखिए ग्रिप की बात आ जाए तो ग्रिप कौन सी है, फॉर हैंड ग्रिप और बैक हैंड ग्रिप, 2 प्रकार की आपकी ग्रिप हो गई, ठीक है। फॉर हैंड ग्रिप और बैक हैंड ग्रिप 2 प्रकार के इसमें ग्रिप होती है। अब सर्विस की बात आ जाए तो सर्विस शॉर्ट सर्विस है, लॉन्ग सर्विस है। एक शॉर्ट सर्विस है, एक लॉन्ग सर्विस है। इसे लो या ड्राइव सर्विस भी कहते हैं, इसे हाई सर्विस कहते हैं। अब देखिए शॉट की बात आ जाए तो शॉट कौन कौन से होते हैं इसमें क्या है, स्मैश शॉट होता है, ओवरहेड शॉट होता है, ड्रॉप शॉट होता है, डिफेंसिव शॉट होता है, ठीक है। ये शॉट हो गया इसमें। अब बैडमिंटन की शब्दावलियों की बात आ गई तो बैडमिंटन में देखिए को शब्द क्वेश्चन सभी से बनते हैं, यहाँ शब्दावलियों से बन जाता है। यानी क्या है, लेट और लेट्स ये भी किसका है, बैडमिंटन का शब्द है। शटल, शटलकॉक या शटलर्स ये क्या है, ये भी बैडमिंटन का है। अब क्या है, लिफ्ट, पेन, हैंड पोस्ट, सर्विस ब्रेक और मैच फास्ट, ये भी आपका इसी शब्दावली है। अब क्रॉस कोर्ट शॉट ये भी इसकी है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं देखिए। अब ये जो थे ये आपका बैडमिंटन था, ठीक है। बैडमिंटन की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी वीडियो को अब तक मेरी अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपकी मिलती रहें। और क्योंकि पेपर भी शायद सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है तो अपनी तैयारी भी जारी रखें। मेरी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को देख सकते हैं। सारी वीडियो शो होने लगेंगी जैसे ही बेल आइकन का घंटी दबाएंगे, या जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।